होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। आपकी बीवी बहुत कम उम्र और कमज़ोर है, इसलिए कुछ वक्त तक आप करीब मत जाइएगा। डॉक्टर की बात पर नुमान अफरीदी का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। निहाल, जो कि वक्त उसकी पसंद की शादी थी, उससे मोहब्बत करके आई थी और उसको इसके साथ बहुत मोहब्बत थी और उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकता था, लेकिन उसको निहाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब शराइत उसके लिए रखी गई थी जिसको बर्दाश्त करना किसी भी गैरतमंद शौहर के लिए काबिल कबूल नहीं था। चूँकि शादी की पहली रात थी तो उसने ऐसी शराइत रखी जिसको कबूल करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। नुमान अफरीदी का चेहरा, जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था, झाग की तरह बैठ गया। वो एक मिनट भी उसके बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन इस बात पर उसके घर वालों को भी गुस्सा आ रहा था कि ये कैसा गैरतमंद शौहर है जिसने सब कुछ कबूल कर लिया। शादी की पहली रात उसने जो शर्त रखी उसमें से एक शर्त ये थी कि वो उसका चेहरा कभी नहीं देखेगा, लेकिन जब उसने अचानक उसका चेहरा देखा तो वो खौफ से लरस कर रह गया था। वो रेजा रेजा हो गया था और उसने उसको अपने अंदर ऐसा भेजा कि वो हाल इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी मैंने उस रिश्ते के लिए कोशिश शुरू कर दी। निहाल के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी, मगर निहाल की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी के किसी फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत के बारे में भी जानना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले इन बातों को जानना ज़रूरी है। मगर मैं निहाल के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने किसी शर्त को खातर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरूत थी और मैं जानता था कि मैं निहाल से शादी करके कभी नहीं पछताऊँगा। अप्रैल के पहले जुमे मेरी शादी निहाल से बखैर अफियत हो गई। निहाल को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोच कर फूले न समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही निहाल रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर का वक्त था। मुझे उसके साथ खलवत नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शराइत सुन ले। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मंजूर तो आप भी इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिएगा। निहाल के मुंह से पहली ही रात तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा था। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब निहाल ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शराइत बहुत आसान सी हैं, वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन इशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहे तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें यह पाबंदी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो। निहाल ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, निहाल ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा और कभी भी अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा है, चांद सा मुखड़ा, मैं कैसे ना देखूं। मैं तो तेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम पर फिदा हो गया था। मैंने तब से कोशिशें कर दी थी। आखिरकार 5 साल के बाद मेरी तुमसे शादी हो गई थी। उसने बड़े रोमानवी अंदाज में कहा। मुझे लगा कि निहाल की नाजी अदाएं हैं, मगर वो तो संजीदा थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। निहाल के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। मेरी बेबसी गायब हो गई थी। ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत है। तुम कहोगी तो तुम रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम उठा और मुझे शादी के पहले हफ्ते ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मैं हर वक्त खुद को तन्हा महसूस करता था, क्योंकि वो रात को मेरे पास नहीं आती थी, ना मुझसे बात करती थी। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता तो निहाल मेरे साथ मौजूद नहीं होती। रफ्ता रफ्ता ये बात सब तक फैलने लगी कि नुमान अफरीदी की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे गरूर समझा, कुछ ने उसको कुछ समझा और कुछ ने उसको निहाल की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबो गरीब किस्से गढ़ लिए। बहरहाल इस सूरत हाल से मैं बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजरा तो निहाल ने अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब ख़राब कर दिया, उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, निहाल ये क्या हरकत है। बोली, इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम कहीं लाइट ना ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। निहाल की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो मैं रात के वक्त नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उस पर कायम था। उस रात मैंने देखा निहाल बहुत बेचैन थी, बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी बेचैनियाँ का सबब क्या है।
उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया निहाल की बेताबी की कोई वजह तो है कि हर वक्त किसी का इंतज़ार करती रहती है। उसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती हैं और जैसे ही फ़ोन आता है वो हल्की आवाज़ में बातें करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन निहाल किसी से बात करने में मसरूफ़ थी कि अचानक से मैं घर आ गया और उसको इस चीज़ का पता नहीं चला। उसने मुझे देखकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसके इस रवैये से बहुत परेशान हो गया था। उसका इस रवैये से अंदाज़ा हुआ कि वो किसी और को फ़ोन करती है, मतलब ये कि उसके मेके का फ़ोन नहीं होता बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती है। वो शख्स कौन है? क्या उसका कोई पुराना आशिक था जिससे वो इस तरह से बातें छुप छुप कर करती थी? खैर, मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं चुप कर गया। बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती थी तो मुझे बता देती अगर कोई बात थी तो, लेकिन उसने मुझे नहीं बताई। आफ्टर ऑल निहाल ने आखिरी बात जब फ़ोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुनी थी जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि निहाल किसी गैर शख्स से बात करती है। अब तो जैसे मेरी ज़िंदगी का सुकून लुट गया। बीवी खूबसूरत तो थी मगर खूबसूरत ना थी। मैंने सोचा कि अब निहाल से बात करने की बजाय अपने 3 मामले तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही निहाल का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा ताकि मुझे कुछ मुआयना समझ में आ जाए। एक दिन मैं ज़रा जल्दी आ गया। उस दिन निहाल टहल रही थी सेन में। उसकी बेचैनी इसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देखकर हैरत से बोली, आप तो रात के 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे और गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानगी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। निहाल ने बात संभालते हुए एंड उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने मशकूक नज़रों से निहाल की तरफ देखा। निहाल का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में मलबूस था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर मज़हर हयात को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर मज़हर हयात मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते थे और मेरे इससे बातचीत भी होती थी, मगर काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। यूँ कि ये कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था कि वो हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर तैनात है, मगर मसरूफियत की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। यूँ अचानक मज़हर को अपने सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। फ़ौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार, इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई। मज़हर का अंदाज़ तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि मज़हर को मैं अपने घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने मज़हर से दरियाफ्त करने की कोशिश की। बोला, यार ये भी कोई बात है? हम पुलिस वालों को अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है, तुम तो फिर दोस्त हो। मज़हर की बात सुनकर भी मैं मुतमईन नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने निहाल को मज़हर का मुंतज़िर पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज से निहाल टहल रही थी यकीनन वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। इत्तफाकन वो शख्स मज़हर इंस्पेक्टर निकला तो मज़हर ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर मज़हर और निहाल के बीच में क्या चल रहा है। इसलिए मैंने निहाल पर मज़ीद शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, निहाल पर किसी भी किस्म का शक का इजहार ना करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी बीवी निहाल मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो करूँगा जो उसने सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में मैं दूसरी शादी की तैयारियां करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूँ। उस रात मैंने निहाल का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि निहाल रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद मज़हर हयात वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना ज़रूरी था। रात के वक्त चूँकि कमरे का बल्ब बंद होता था तो मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। निहाल मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा कि वो आइन वक्त पर भागने ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही की तो मेरी चीखें निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मुझसे बात ना हो रही थी। निहाल, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नफरत से निहाल की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए थे। मैं गुस्से में फनकारने लगा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट मैं रोने लग गया था कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है। तब निहाल ने मुझे कहा कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, खुदारा मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है वो मैं सब के सब दूर कर दूंगी। आपका दोस्त मज़हर हयात में जानती हूँ, आपको जो शक है मैं आपको सब बताती हूँ, आप बैठें तो सही। निहाल रोते रोते मेरे पाँव पकड़ कर बैठ के वो इस कदर मिन्नत कर रही थी कि मैं चाहकर भी उसे धुतकार नहीं सका। बताओ निहाल, क्या बात है, क्यों तुमने ऐसा किया? मज़हर हयात से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मैं अब बड़े तहम्मुल से उसे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा और इसे
फिर रखूँगा, सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब निहाल ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी रंजीदा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने भी जब होश संभाला तो अम्मी अब्बू को अपने से दूर ही पाया। वो मुझे नौकरों और नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपने अपने कामों से निकल जाते। मैं जब अम्मी से कोई बात करती वो मुझे पैसों की गड्डी थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे ममता की ज़रूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी, मगर माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस रवैये ने मेरे अंदर बहुत सारी महरूमियाँ पैदा कर दी। पहले तो मैंने अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती कर दी, मगर फिर जब ये एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरे पैसे की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दी। अब मेरी ज़िंदगी में फिर भरपूर खला आ गया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफ़िस आने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफ़िस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे हज़ार काम होते हैं, मैं तुमसे बात ना कर पाऊँगी। अब्बा भी अपने कामों में मसरूफ़ रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। हमने उदास थी, सोचा अगर अम्मी को फ़ोन करूँगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और अम्मी के ऑफ़िस चली गई, मगर जैसे ही मैंने ऑफ़िस का दरवाज़ा अंदर से खोला तो अंदर दाखिल होते ही अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी माँ इस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वो अखलाकियात भी भूल चुकी थी। उस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों को भलाई का दर्स देती हैं और ख़ुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। अम्मा से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट्स क्लब्स में जाने लगी, मलबूसात ऐसे पहनती कि हर कोई मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाता। अगरचे मैं इस सब में खुश नहीं थी, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को एक तस्कीन मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया, हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुँचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती थी। अम्मा अब्बा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है। मेरे मलबूसात इंतहाई बेहुदा होते, नाच गाना मेरा महबूब मशगला बन चुका था। एक रात मैंने इस कदर मैनोशी में की कि मैं बदहोश होकर गिर पड़ी। अमूमन ऐसे वाक़यात में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं इस मामले में खुशकिस्मत। मैं लड़कती हुई सड़क पर जा रही थी और गाड़ी चला रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही। मेरे साथ उस वक्त मेरी दोस्तें भी मौजूद नहीं थी, लेकिन एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे लगा मैं किसी खाई में गिर गई हूँ। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज़ा हो रहा था ये किसी मजहबी इंसान की राइशगाह है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया तो वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी थी, जबकि वो एक बाशरा नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नज़रें नीची कर ली, कहने लगा, कल रात में अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था, वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए मैं आपकी गाड़ी में आपको अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे और भी नफरत महसूस होने लगी। इस दिन तो वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वजह शायद उसका हुलिया था, जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफ़रत की थी, और ऐसी ही नफ़रत मेरे भी दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस शख्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये बात देखी तो वो बोली कि तुम इससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेती, ये तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम इसका हिलिया तो देखो कितना ख़तरनाक लगता है। हुआ कुछ यूँ कि मेरी माँ को एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। वो एक मस्जिद का इमाम मस्जिद था और वहाँ पे नमाज़ें पढ़ाता था, उसकी दाढ़ी थी। मेरी माँ को जब उससे मोहब्बत हो गई तो मेरी माँ ने घर से भागकर उससे शादी कर ली थी। चुनाचा जब शादी कर ली तो वो उसके साथ रहने लगी थी। लेकिन वो इमाम मस्जिद जो था वो लड़कियों को अपने मदरसे में पढ़ाता था तो उनको खौफ से हरासा करता था। जब मेरी माँ को इस बात का हकीकत से पता चला कि मुँह पे दाढ़ी रख के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के ये ऐसी हरकत करता है तो उसने उसको छोड़ दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जो मेरा बाप था उसने एक इंतहाई शरीफाना ज़िंदगी गुजारी थी और बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान था। मेरी माँ को गलत फहमी पैदा हो गई थी और उसी गलत फहमी को उसने मेरे दिल में डाल दिया था और उससे तलाक लेकर मेरे दूसरे बाप से शादी कर ली थी। जो मेरा दूसरा बाप था वो बहुत मॉडर्न था और मॉडर्निज़म पे यकीन रखता था। वो नाइट्स क्लब्स में जाता था। उसने मुझे कभी किसी बात से मना नहीं किया था। और मैं चूँकि एक इकलौती औलाद थी, मेरी माँ को दोबारा औलाद नहीं हुई थी, इसलिए उनकी सबकी निगाहें मेरी तरफ ही रहती थी और मुझे कोई कुछ नहीं कहता था और सब मुझसे ही प्यार करते थे और मुझसे मोहब्बत करते थे। इसलिए मेरी माँ ने हमेशा दाढ़ी वालों से नफ़रत की थी और यही बात उसने मुझे भी सिखाई थी। क्योंकि जब मेरी सहेलियों ने उसको देखा तो उनको वो ख़तरनाक सा लगा था, तो अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम
इशल था और एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा कि शाम को तुम बहादुरी का मुजाहरा करना और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैंने नाइट क्लब से निकल रही थी तो वो मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया कि इधर से झुकी हुई नज़रें, वो मेरी मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को पेशगी इत्तला कर रखी थी। एक शख्स रोज़ाना मुझे हैरेस करता है। मैंने उस वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के फासले से चलकर हमारे साथ आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाईं और पुलिस मोबाइल में बिठा कर ले गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था ये इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। बहरहाल उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम कर लो, मैं थाने चली गई। मगर थाने पहुंचकर जैसे ही मेरा कलेजा कट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका बुरकस निकाल दिया था। वो बहुत अजियत में लग रहा था। चेहरे पर खून के निशानात थे, जबकि तशद्दुद के बायस उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसे देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। खुदा करे तुम्हारी रातें कभी भी पुरसकून ना हो। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, मगर मैंने बज़ाहिर किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। यह तकरीबन सुबह के 7 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उसे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी, हम लोग सारी रात जागते थे और दिन के वक्त सोती थी। हालांकि मेरे माँ बाप माकूल शख्सियत के मालिक थे। बहरहाल उस शाम में सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसे हो रहा है, मगर ये जलन बढ़ती गई, यहाँ तक कि रात के 8 बज गए। जब मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपने दानों से भरा चेहरा सुर्ख देखकर मेरी चीखें निकल गई। मुझे अपना आप देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त तो मैं सोई हुई थी। सोचा कि इस वक्त अस्पताल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊँगी तो ये मुसीबत जल्द से जल्द मेरी जान छोड़ देगी। इस बात का मैंने अपने वालिदैन से जिक्र नहीं किया था और खुद ही डॉक्टर के पास चली गई थी। उस शाम डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस होने लगा था और सुबह होते ही मेरे सारे दाने ख़त्म हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकले कि मारे अजियत के मेरे से बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की। उसने मुझे गलत दवा दे दी, मगर फिर 2-3 डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे ये मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी जितना मैं समझ रही थी। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर ये दाने ख़त्म नहीं हुए। मुझे लगता है मुझे उस लड़के की बद्दुआ लग गई। खुदा जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। वो निहाल की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। निहाल इस कदर तेज़ लड़की होगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। शक्लो सूरत से वो इंतहाई मासूम लगती थी। फिर उसकी उम्र भी कम थी, तकरीबन 18-19 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतें ऐसी भी देखी जो 40 साल की उम्र में भी इतनी ही सादा रहती हैं जितनी कोई 18 साल की लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की ज़बानी उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात मज़र की तो उसने मुझे बताया कि वो मज़र से इशल के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर इशल कहाँ गया और कोई नहीं जानता। मज़र के यकीन दिलाने पर मैं निहाल की बात मान तो गया, मगर मुझे उस पर बड़ा शक होता था। मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया और आज के मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सा अधूरापन महसूस होता। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर निहाल की ये हालत देखकर सोचता हूं कि उसमें सबका क्या कसूर था। जो हुआ सो हो गया, मगर अब निहाल ने अपना तर्ज ज़िंदगी बदल दिया है। अब मेरे ख्याल में उसकी माजी की सज़ा देना गलत होगा। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ? मुझे कोई फ़ैसला और कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? जो मज़र हयात है वो मेरा दोस्त है। उसको पता जब चला कि ये मेरी बीवी है, उसने उसको इस दलदल से निकालने की कोशिश की और उसका साथ देने का वादा किया। वो उस दिन उसको इशल के बारे में ही बताने आया था कि उसको किस जेल में भेज दिया गया है। अब वो इस चीज़ को लेकर पछता रही थी कि उससे ये सब क्या हो गया था, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था कि इशल के साथ क्या रवैया हुआ या क्या नहीं हुआ। ये बातें सोच सोच कर वो हलकान हो रही थी। लेकिन मेरा दिल नुमान अफरीदी का दिल चाह रहा था कि वो उसको तलाक दे दे, लेकिन वो उसको उसके किए की सज़ा नहीं देना चाहता था। मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं और वो उसके ऐबों को पर्दा डालना चाहता था और उसके ऐबों को छुपाना चाहता था। अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ रहने का शुक्रिया।